चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आशा है सावन चल रहे हैं, महादेव के सानिध्य में होंगे आप सभी लोग, नियमित रूप से उसका जाप कर रहे होंगे और उसकी कृपा का आनंद ले रहे होंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस दूंगा मैं आपको जो फ्यूचर के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ कुछ ज्ञान के वीडियोस भी मैं दूंगा। और ज्ञान मेरा कैसा होता है आपको पता होगा कि ये स्थूल चीजें दिमाग में कम आती हैं, ब्रह्मांड में ज्यादा अटका रहता हूं, मैं सोचता रहता हूं। बचपन से ये आदत है कि जब देखता था तारे और इस तरह से, तो ये इसका अस्तित्व कहां से आया, आखिर कौन इनको डिराइव कर रहा है, इनका मालिक कौन है, किसने इनको बनाया होगा, कितने पुराने होंगे ये। तो ये सब बहुत ज्यादा चलता है दिमाग में, आप लोगों के भी ये मस्तिष्क में आता होगा कि आखिर क्या। फिर जैसे जैसे और आगे क्लासेस में और ज्यादा पढ़ाई हुई तो फिर ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, क्या हुआ, कब अस्तित्व में आया। फिर एक थ्योरी निकल के आई जो बिग बैंग थ्योरी, जिसको कि एक यूनिवर्सल थ्योरी मान लिया गया कि यस, बिग बैंग थ्योरी जो है वो सत्य के बहुत नजदीक है भी निश्चित तौर पे। लेकिन फिर भी हमारा मस्तिष्क उसको मानने को कई बार तैयार नहीं होता है और कुछ क्वेश्चंस हमारे चारों तरफ घूमते हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो बताया गया, जो पढ़ाया गया, वो कुछ इस तरह पढ़ाया गया कि जब बिग बैंग हुआ उस समय कुछ भी नहीं था, उसके पहले कुछ भी नहीं था, कहीं कोई स्पेस नहीं था, कोई टाइम नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके बाद सब कुछ अस्तित्व में आया। ये हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड या कॉस्मोस या यूनिवर्स जिसको कहते हो, उसके बाद में बिग बैंग के बाद अस्तित्व में आया। तो कई तरह के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, आज हम इन पर विचार करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप थोड़े से इस मेटलिस्टिक दुनिया से, एक छोटी दुनिया से निकल के थोड़ा बाहर आइए और थोड़ा बाहर सोचिए। मैं आपके साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस विचार करूंगा और आपको छोड़ जाऊंगा एक अनंत में। जब आपका दिमाग उधर की तरफ चलेगा, आप सोचने को मजबूर होंगे कि हाँ, ये कैसे हुआ होगा, क्या वास्तव में ऐसा हुआ होगा या ये कुछ और हुआ होगा। तो वही मैं दे रहा हूं, यूनिवर्स थ्योरी। बिग बैंग, फॉल्स, ट्रू और सस्पिशियस means the theory which has been evolved, which has been immersed through different modes। बोलती है कि बिग बैंग जो है वो उसके बाद ये सब कुछ अस्तित्व में आया और उसका जो टाइम बताया जा रहा है दैट इज अराउंड 13.9 बिलियन ईयर्स। ध्यान रखिए, बिलियन का मतलब अरब होता है, इसका मतलब है 13 अरब और 90 करोड़ साल लगभग माना जाता है। इसको 14 अरब कहते हैं तो भी कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि कुछ करोड़ों जो टाइम होता है वो यूनिवर्स के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ करोड़ों प्रकाश वर्ष दूरी कुछ खास नहीं है, संख्या करोड़ों की इधर उधर कोई खास नहीं है, आपको मालूम होगा, क्योंकि कई चीजें एस्टिमेटेड चलती हैं, कहीं पर डिटेल्स करेक्ट नहीं पाई जा सकते हैं, इतना विशाल है ये। तो ये फॉल्स है, ट्रू है या सस्पिशियस है, संदिग्ध है। हम और आप भी इसको शायद नहीं जान सकते, लेकिन हाँ, इस पर विचार करेंगे कि वास्तव में कोई और थ्योरी तो नहीं इसके पीछे काम कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये महत्वपूर्ण एक यात्रा पर चलते हैं। पूरा वीडियो देखिए और फिर सोचने को मजबूर हो जाइए कि क्या वास्तव में है ये। चलिए अब देखिए क्या है जो कहा जाता है। वो कहा जाता है कि 13.92 13.91 या 14 अरब साल पहले दुनिया, इसका मतलब है यूनिवर्स की बात कर रहा हूं या कॉस्मोस, अस्तित्व में आया। और एक छोटा सा कोई बिंदु था जो मैं रख रहा हूं, ये तो बहुत बड़ा है, एटॉमिक आप कह सकते हो, एक बहुत छोटा बिंदु जो था उससे ये सब कुछ हुआ, वो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये कॉस्मोस अस्तित्व में आया। परमाणु के बराबर समझ लीजिए। क्या यही से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और दिमाग में कुतूहल शुरू हो जाता है कि इसके पहले कुछ भी नहीं था, नथिंग वाज देयर। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इसी पॉइंट पर निर्भर था और जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये अस्तित्व में आ गया।
आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको कुछ यूनिक वीडियोस दिया करता हूं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है उसे भी पुश कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंचे। अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। चलिए, अब क्या हुआ कि ये बस्ट हुआ रादर, और पूरा का पूरा जो है वो ये अस्तित्व में आ गया। इसकी स्पीड इतनी थी कि कुछ सेकंड्स में ही ये पूरा का पूरा निर्माण हो गया। तो ये बहुत नाटकीय लगता है, ये बहुत ही अजीब सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भाई, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की गति से ज्यादा हो सकता है ब्लास्ट हुआ उस समय उसकी गति और ज्यादा रही होगी, लेकिन अगर उस गति से भी मान लें तो भी पूरे इसका विन्यास ब्रह्मांड का एकदम कैसे हो सकता है कुछ सेकंड्स में। दूसरी थ्योरी इसी की इनवर्स क्या कहती है कि आज भी ब्रह्मांड लगातार स्प्रेड हो रहा है प्रकाश की गति से। इट मींस फ्रॉम द कमेंसमेंट, जब इसकी शुरुआत हुई थी उससे लेकर आज तक लगातार ये प्रकाश की गति से फैल रहा है। तो देखिए, दो थ्योरीज एकदम साथ में आ गई। एक क्या कहता है कि सेकंड में ब्लास्ट और सेकंड्स में ये बन गया पूरा ब्रह्मांड। द सेकंड थ्योरी क्या कहती है कि ये अभी भी स्प्रेड हो रहा है। और विशेष बात इंटरेस्टिंग क्या है, ये दोनों थ्योरीज साइमल्टेनियसली चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। जो वैज्ञानिक ये कहता सुनाई देता है कि सेकंड में बन गया, वो ये भी कहता सुनाई देता है कि अभी भी ये स्प्रेड हो रहा है एट द रेट ऑफ लाइट स्पीड। तो भाई दोनों थ्योरीज हैं। चलो आगे देखते हैं जरा। अब क्वेश्चन ये उठता है, सबसे पहले जो रियलिस्टिक क्वेश्चन, ध्यान से सुनते जाइए एक एक क्वेश्चन को और उसका अपने मन में एक जवाब भी ढूंढते जाइए। हो सकता है कि कई जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो छोटे वैज्ञानिक या बड़े वैज्ञानिक दोनों कह सकते हैं, जिन्होंने हो सकता है इस केस में ज्यादा पढ़ा हो, वो हमारे प्रश्न पूछते ही कहें ये क्या कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन नहीं, ये कोई प्रश्न है, अरे इसका तो ये जवाब है। लेकिन फिर दोबारा से पूछिए अपने आप से, क्या ये जो आप कह रहे हो वो ठीक है? मैं साथ ही आपको क्वेश्चन आंसर करूंगा। चलिए, तो सबसे पहला जो बिंदु उठता है वो ये कि ये बिंदु आया कहां से। द बेसिक पॉइंट, जब उससे पहले कुछ भी नहीं था, जब उसके पहले ना स्पेस था ना टाइम था। खैर, टाइम की परिकल्पना तो हम लिमिटेड उसमें रखते हैं, अभी हम स्पेस की बात करते हैं। जब कोई स्पेस नहीं था किसी तरह का, और इसका फॉर्मेशन ही हुआ 13.92 या 14 अरब साल पहले, तो इस पॉइंट को चाहे कितना भी छोटा था, इसको भी स्पेस कहां से मिला? इसका मतलब उसके पहले कोई और यूनिवर्स अस्तित्व में रहा होगा, कोई और यूनिवर्स नहीं रहा होगा। तो ये बिंदु कहां पे स्थान लिया होगा? ये पॉइंट नंबर 1 समझ गए आप कि इसका मतलब ये सोल यूनिवर्स नहीं है, अकेला नहीं है, इसके पहले भी स्पेस रहा था, उसी में ये फॉर्म हुआ है। पॉइंट नंबर 2 और महत्वपूर्ण, कि ये बिंदु जो था ये फॉर्म कैसे हुआ? ये जो बताते हैं बहुत ही टाइनी है, स्मॉल बिंदु जो था, ये फॉर्म कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि कोई भी मटेरियल, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, सेमी लिक्विड हो, वो तब तक एक पर्टिकुलर स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकता है जब तक कि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ने ग्रेविटाइज ना किया हो, अट्रैक्ट ना किया हो। तो इस विंड, ये कभी तो फॉर्म हुआ होगा। ये विंड फॉर्म कैसे हो गया? इस पे इतना ग्रेविटेशनल फोर्स शुरू में कहां से आ गया? बाद में हो सकता हो गया हो, बट एट द बेसिक स्टेज, जब ये मान लीजिए कुछ नहीं था, बिल्कुल फॉर्मेशन, उस समय इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कहां से आया कि इसने उन वस्तुओं को, उन मटेरियल्स को, उन सॉलिड लिक्विड्स को अपनी तरफ ग्रेविटेट किया। वो उसके पास क्या था इस बिंदु के पास? थर्ड पॉइंट इसी में से निकलता है कि वो जो मटेरियल था जिसको ग्रेविटेट किया इन्होंने, वो कहां से आया था? इसका मतलब है एक तो ये बिंदु फॉर्म कैसे हुआ, इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से आया, और इसी से लगा हुआ दूसरा क्वेश्चन है कि वो जो इसके साथ जो मटेरियल था जो आगे ब्लास्ट होने वाला है, वो कहां से आया?
इसका मतलब स्पेस था, तभी तो मटेरियल मौजूद रहा होगा, तभी तो वो कंडेंस हुआ, तभी तो वो डेंस हुआ इस पॉइंट में। तो ये तीनों पैरेलल चल रहे हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बिंदु। नेक्स्ट ये है कि जब यहीं से ब्लास्ट हुआ तो इतने तरह की गैसेस, इतने तरह के सॉलिड मटेरियल्स, इतने तरह के इसमें और आयाम, चाहे वो प्रकाश हो चाहे वो अंधकार हो, सभी इस बिंदु में कहां से समाहित हुए? क्या था इसमें ऐसा? क्योंकि ये बिंदु कहीं तो निर्मित हुआ होगा, तो कहां से निर्मित हो गए? और इस छोटे बिंदु में ये क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा ऑकवर्ड लगे, इतने छोटे बिंदु में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स किस कारण से एकत्रित हो सका, जिसके कारण उसने सबको ग्रेविटाइज किया, कंडेंस किया और फिर अपने आप ब्लास्ट हो गया? ये पॉइंट आगे आ रहा है। अगला बिंदु, चलिए पॉइंट बन गया, इसमें मटेरियल भी आ गया। अब ये क्वेश्चन उठता है, ये ब्लास्ट क्यों हुआ? जब तक कि ब्लास्ट तभी होता है जब तक कि या तो इस बिंदु की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई हो, इसका मतलब है अब ये ग्रेविटाइज करने लायक नहीं बचा, इसका मतलब है कि ये इतना ज्यादा कंडेंस हो गया कि और कंडेंस नहीं हो सकता, तब ये अपने आप बस्ट हो गया, अपने आप फट गया। संभव है क्या? नहीं संभव है, जब तक कि कोई दूसरी शक्ति इस पर कार्य न कर रही हो। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि इतना कंडेंस्ड हो जाए कि उसके बाद में इसे बस्ट होना पड़े। इसका अर्थ यह हो गया कि निश्चित तौर पर कोई अपोजिट फोर्स काम किया होगा, कोई आपस में किसी तरह का आपस में टक्कर हुआ होगा, क्लैश हुआ होगा, तभी ऐसा संभव है कि ये बस्ट हुआ होगा, ये ब्लास्ट हुआ होगा। अब अगर किसी और से टक्कर, इसका मतलब और भी बिंदु थे, इसका मतलब कोई और ऑब्जेक्ट रहा होगा। तो वो थ्योरी देखिए लगातार यहां पर हम उसको नल एंड वॉइड करते जा रहे हैं। जो थ्योरी बताई गई कि केवल एक बिंदु था, वहीं से सब कुछ अस्तित्व में आया, तो इसका अर्थ है निश्चित तौर पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी इतना पावरफुल रहा होगा जिसके पास इतनी ताकत थी कि वो इसे वस्ट कर सका। अगर ऐसा नहीं है तो अब इसके पहले वाला पॉइंट समझ लीजिए कि वो इतना कंडेंस फॉर्म फिर हो नहीं सकता, ये अपने आप इतना कंडेंस नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो करके दिखाइए, करके दिखाइए का मतलब कोई प्रयोग करिए कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है, कोई भी ऐसा आयाम, कोई भी ऐसा पॉइंट इतना कंडेंस्ड फॉर्म में स्वतः हो सकता है क्या? पता करके देखिए, नहीं हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं रहा होगा, ये तो एक बिंदु है, ये तो आपका बस्ट हो गया, ये तो कंडेंस्ड फॉर्म में हो गया और बस्ट हो गया, इसके अलावा और कोई इसमें थ्योरी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी के पैरेलल फिर हम क्या कहेंगे? इसी के पैरेलल हम ये कहेंगे कि वो पर्टिकुलर जो पॉइंट था जहां पर ये कंडेंस्ड हुआ, कोई भी पॉइंट रहा होगा, उस पॉइंट पर और पॉइंट्स कैसे बने? इसका मतलब जो हमने बताया अभी सेकेंड कि किसी और ने भी इसको किया हो, इसका मतलब क्या हो गया कि कई पॉइंट्स ऐसे थे, कई ऐसे एनर्जी के पॉइंट्स, कई ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स के पॉइंट्स रहे होंगे जिन्होंने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया होगा। ये हो सकता है और पावरफुल रहा हो, इसने दूसरे को अट्रैक्ट किया हो और धीरे 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 वो कंडेंस्ड हुआ हो। दिस में ऑल्सो भी पॉसिबल। इसका अर्थ यह है कि जो ये थ्योरी दी जा रही है, अभी तक विज्ञान में आपने बताया है, सभी लोगों ने पढ़ा है, वैज्ञानिकों को हम सैल्यूट करते हैं, उनका कोई आलोचना करने का विचार नहीं है हमारा, क्योंकि वो कुछ तो कर रहे हैं और कुछ नहीं बहुत कुछ कर रहे हैं। जिस हिसाब से उनके पास रिसोर्सेज है, पृथ्वी एक सुई की नोक के बराबर है और उसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल है बहुत कम है यूनिवर्स के हिसाब से, और वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, विज्ञान को यहां तक लाए हैं और काफी अच्छे तरह से मेहनत करके पूरे दुनिया को कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है। तो उनकी आलोचना करने का मेरा कोई विचार नहीं है, बिल्कुल भी उनका सम्मान किया जाना चाहिए, अटमोस्ट लेवल पे किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कम से कम इतना काम तो किया है। कई और जो है अरबों लोग मर गए, उन्होंने तो वो भी बेचारों ने नहीं कर पाया कुछ। इसका मतलब उनके कंट्रीब्यूशन को कहीं नगण्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं जो आपके दिमाग में प्रश्न डालने का प्रयास कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि वो थ्योरी हो सकता है कि सामीप्यता, इसका मतलब है सटीकता या सच के बिल्कुल पास ना हो। चलिए
तो ये पॉइंट आप समझ गए कि इसका मतलब ये बिंदु अपने आप निर्मित नहीं हो सकता है जब तक कि इस पे कोई थर्ड फोर्स एप्लीकेबल ना की गई हो। और भी कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने इसमें नोट किए हैं और बताया है। अर्थ, पृथ्वी तो अभी कितनी 4 से 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है, केवल 4 से 4.5। इसका मतलब यह हो गया कि पृथ्वी को बनने में, जब से अस्तित्व में आया ये, जिसको बिग बैंग कहते हो, 9 अरब साल लग गए। 9 अरब साल के बाद पृथ्वी अस्तित्व में आई। इसका मतलब है कि पृथ्वी से पहले जाने कितनी और पृथ्वी, जाने कितने और सोलर सिस्टम, जाने कितने और गैलेक्सीज निर्मित हो चुकी होंगी, अरबों खरबों पता नहीं कितनी हो चुकी होंगी। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारी जो गैलेक्सी है, वो बहुत बाद की है, इसका मतलब यह है। और 4.5 अरब साल इसका एस्टिमेटेड टाइम माना जाता है। अब और भी कई पीछे रिसर्च चल रहे हैं जिसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। अब इसमें यह है, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं आपको एक बार बता भी चुका हूं, फिर उसको रिपीट करता हूं, कि जो इसमें मटेरियल था वो कहां से आया। इसका मतलब है वो पहले से या तो मौजूद था। इसका मतलब जब मौजूद था तो फिर हम नहीं कह सकते कि यहीं से अस्तित्व में आया, और या फिर फॉर्मेशन हुआ तो वो कैसे हुआ, कहां से हुआ। दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि यह फट कैसे गया, बस्ट कैसे हो गया, जिसके बारे में मैंने बताया कोई थर्ड फोर्स हो सकता है जिसने ये काम किया हो। नेक्स्ट पॉइंट, ये जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है और कई तरह की गैसेस हैं। आपको पता है सूर्य पे भी हाइड्रोजन और हीलियम और जितने भी हमारे प्रकाश पुंज हैं, अगर हाइड्रोजन और हीलियम नहीं होंगे तो फिर ये गैसेस नहीं होंगे, तो फिर कोई भी जो तारा नहीं बन सकता है। ये स्रोत हैं, हम कह सकते हैं। तो इसमें अगर ये कहां से इतना ज्यादा विस्तार से, इतना ज्यादा भंडार, क्योंकि कितना अरबों खरबों की संख्या में, कैसे इनका निर्माण हुआ होगा, बाई वे ऑफ जस्ट बस्टिंग, ये कह सकते हो आप, एक छोटा सा जो है बिंदु, उसके साथ कोई तो निर्माण, कहीं से तो इसका कोई तो प्रोसेस रहा होगा, कोई तो रिएक्शन हुआ होगा। क्यों हुआ ये? फिर इसके बाद ये है कि अभी भी फैल रहा है, जैसा कि मैंने बताया है कि उसी गति से। इसका मतलब ये ब्लास्ट इतना ज्यादा सशक्त था कि आज भी ये स्प्रेड हो रहा है। तो स्प्रेड हो तो कहां रहा है, वो स्पेस अब कहां से आ रहा है? पहले तो बताया कोई स्पेस नहीं, अब वो स्पेस कहां से पैदा हो रहा है? सोच के देखिए आप जरा कि जो 13.91 या 14 अरब समझ लो साल पहले से चल रहा है, तो प्रकाश की गति से तो कम हुई नहीं होगी गति कभी स्प्रेड होने की। तो जरा इसको इंटू करके देख लीजिए कि कितना, वो आएगा नहीं हमारे कैलकुलेटर्स पे, आज की गणना में आएगा ही नहीं कि इसका क्या विस्तार हुआ होगा, हमारे ब्रह्मांड का कितने विस्तार में होगा, और फिर इतना स्पेस कहां से उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि अभी भी चारों तरफ से बताते हैं ये स्प्रेड हो रहा है लगातार। तो कहां तक होगा, क्या इसका विस्तार होगा, इतना स्पेस कहां से आया? और अर्थ की तो आपको पता ही है 4 तरह की एजेस निकाली गई हैं, ये अपने नाम दिए हुए हैं। उसमें प्री कैम्ब्रियन है पहला, उसके बाद में पैलियोसोजोइक है, उसके बाद मेसोजोइक है, और फिर आपका सेनोजोइक है। ये 4 तरह की इन्होंने बताई हैं कि हमारे यहाँ जो है इसमें अलग अलग तरह के एजेस हुए हैं, युग हुए हैं। तो आप यहां पर आपने इतने पॉइंट समझ लिए। क्या निकलता है इससे निष्कर्ष? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारा ब्रह्मांड निश्चित तौर पे इस छोटे पॉइंट से अस्तित्व में नहीं आया। ध्यान से सुनिए, तो मैंने लिखा था फॉल्स, ट्रू और सस्पिशियस। ये सस्पिशियस है, हम इसको फॉल्स नहीं कह सकते, हम इसे ट्रू भी नहीं कह सकते हैं। ये सस्पिशियस है। क्यों सस्पिशियस है? कि निश्चित तौर पे ऐसे किसी पॉइंट से ये आया होगा अस्तित्व में, सत्य है, लेकिन ये अकेला नहीं रहा होगा। इसका मतलब है कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ होगा, जैसे आज गैलेक्सीज होती हैं, या गैलेक्सीज बड़ी, जो विस्तारवादी, जो बहुत बड़ी होती हैं, उस तरह की गैलेक्सीज रही होंगी, और उन गैलेक्सीज ने एक दूसरे को ग्रेविटाइज किया होगा। धीरे धीरे विशाल खंड बन गया होगा, विशाल पॉइंट बन गया होगा, और उसका इतना ज्यादा द्रव्य हो गया होगा। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स उसके पास इतना ज्यादा हो गया होगा कि उसने सबको ग्रेविटाइज करके
ऐसी परिस्थिति पहुंच गई होगी कि जिसके बाद वो और सॉलिडिफाई नहीं हो सकता था, लिक्विडिफाई नहीं हो सकता था। अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वो कंडेंस नहीं हो सकता था। वो उसकी लास्ट एक्सटेंट रही होगी। जब कंडेंस नहीं हो सकता होगा तो फिर वो ब्लास्ट हो गया। दूसरा रीजन हो सकता है कि किसी दूसरी, जब उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता चला गया तो किसी दूसरी बड़ी उसने इकाई को अपनी तरफ ग्रेविटाइज किया और ग्रेविटाइज करके आपस में ब्लास्ट हुआ और तब ये बस्ट हो गया। तो उसके बाद में इसका जो भी मटेरियल था वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। इसका मतलब ब्रह्मांड पहले से रहे हैं। ये मल्टीवर्स थ्योरी यहां पर हम ले सकते हैं कि ब्रह्मांड पहले रहे हैं और उनमें ये एक ब्लास्ट हुआ। इस तरह से ब्रह्मांड पता नहीं कब से रहे होंगे और उनमें ब्लास्ट चलते रहते होंगे। इसका मतलब है आज भी ये ब्लास्ट चल रहे होंगे। ये देखो थ्योरी आएगी बाद में, आप ध्यान रखिए, यही सिद्ध होगा कि लगातार ब्लास्ट होते रहते हैं, वर्स्ट होते रहते हैं। एक यूनिट उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। इसका मतलब जैसे आप गैलेक्सी कहते हो या उससे बड़ी आप यूनिट समझ लो, वो जैसे जैसे अपने में समाहित करती जाती है तारों को या छोटी छोटी गैलेक्सीज को, वो और बड़ा पिंड बनता चला जाता है और धीरे धीरे यह स्थिति होती है कि वो सबको ग्रेविटाइज कर लेता है। एक बार पूरा का पूरा अमेलगेमेट करके, पूरे को इकट्ठा करके, जो भी एनर्जी है जिस तरह की भी है, चाहे वो प्रकाश है, अंधकार है या गैसेज है, सॉलिड है, जो भी है, इकट्ठा करके और फिर एक परिस्थिति यह हो जाती कि वो सॉलिडिफाई करने की स्थिति में नहीं रहती है और फिर वो ब्लास्ट हो जाती है और फिर निर्माण होता है हमारे अगले, जिसके तारे कहते हैं, क्योंकि फिर वो नई ऊर्जा के साथ आते हैं तारे। उनमें नई तरह की हीलियम है, हाइड्रोजन है और गैसेज हैं, क्योंकि वो जो हमारा जो ब्लास्ट होता है, वर्स्ट होता है, उसमें हर तरह का मटेरियल मौजूद होता है और वही फिर बट जाता है अलग अलग टुकड़ों में, जिनको आप सौर मंडल कहते हो, जिनको आप गैलेक्सीज कहते हो, जिनको आप जो है अलग अलग तरह के नामों से पुकारते हो। तो ये परिस्थिति है। इसका मतलब ये हमारा जो ब्रह्मांड है 14 अरब साल पुराना नहीं है, इससे भी अरबों साल पुराना रहा होगा, क्योंकि कुछ रिसर्च ऐसे आए जिसमें 18 अरब साल पहले के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह निरंतर है, इसका कोई कालखंड निश्चित नहीं है और इसीलिए ये सस्पिशियस थ्योरी है जो बताई गई है बिग बैंग की। बिग बैंग तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो बिग बैंग ये नहीं बताता है कि उस समय केवल और केवल एक ये बिंदु था, यहीं से सब कुछ उपजा, उसके पहले कुछ भी नहीं था। ये फॉल्स थ्योरी है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा ब्रह्मांड जो है वो अरबों अरबों खरबों सालों से रहा होगा। इसमें लगातार बिग बैंग होते रहते हैं, एक नहीं, दो नहीं, हमेशा बिग बैंग चलते रहते हैं। जब कभी भी कोई बड़ी इस तरह की गैलेक्सी अस्तित्व में आती है, औरों को अपने में कॉन्ट्रैक्ट करती चली जाती है, उनको एक तरह से डिस्पेंस करती जाती है, उनको अपने में एक्यूमुलेट करती चली जाती है और वो मटेरियल जो होता है कंडेंस्ड फॉर्म में होता चला जाता है और एक परिस्थिति आती है जब वो ब्लास्ट हो जाता है और वो बहुत तेज गति से दौड़ता है, तब नए ब्रह्मांड का निर्माण होता है, नए परिवेश का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं ब्रह्मांड तो मौजूद है, नए परिवेश का, और वो और ज्यादा विस्तार लेता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, जरूरी थोड़े कि एक ही जगह पे बिग बैंग हो रहा हो, कभी किसी पॉइंट पे तो कहीं किसी पॉइंट पे तो कभी किसी। इसका मतलब विस्तार लगातार हर दिशा में उसका होता होगा। तो ये थ्योरी जो है वो बिल्कुल सही लग रही है। ये थ्योरी सही नहीं है कि इसी पॉइंट से सब कुछ हुआ, ना इसके पहले कुछ था, इसके बाद में सब कुछ अस्तित्व में आया। तो फ्रेंड्स, अपने मस्तिष्क पर आप भी लगाइए, जरा जोर डालिए, क्या वास्तव में ये थ्योरी सटीक आपको लगी जो मैंने बताई, या ये जो पहले की थ्योरी। कई लोग अलग अलग तरह के आंसर्स देते हैं, कई लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। हमने जो सोचा वो आपको बताया। हो सकता है कि आपके पास कुछ और इससे बेहतर कुछ आपके पास जो है आर्गुमेंट्स हो और अच्छे आपके पास कोई उसके लग रहा हो आपको कि ऐसा हुआ है। चलिए, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं जो लगातार देखता रहता हूं, जो हमारे जहन में रहते हैं, उस आधार पे हमने कुछ क्रक्स निकाले थे, कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे जो आपको बताना मैंने उचित समझा, इसीलिए आपको ये बताया। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर जल्द ही देने वाला हूं किसी अन्य इशू पर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।